वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि पार्ट 1 हम लोगों ने करा चुके हैं और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये आपका जो है क्लास, अगर बीकॉम की अगर हम बात करें सेमेस्टर 1 का है, ऑलरेडी चल रहा था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 है बच्चे, तो पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने करा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप जाकर के हमारे चैनल पे पहले उसको आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ओवरव्यू हम लोग एक बार ले लेते हैं बेटा कि क्या क्या चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं। वेवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स वर्सेस ब्यूरोक्रेसी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसीज की हम बात करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी की हम बात करेंगे बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ एनालिसिस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम रिलेवेंस एंड एडॉप्शंस उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए बच्चे एक एक करके हम लोग देखते हैं, यहां पर समझेंगे मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बीकॉम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में यहां से सवाल आपको देखने को मिलती है। तो प्लीज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको हम चर्चा करेंगे। तो मैक्स वेवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात करें तो दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स प्रपोज्ड बाय द मैक्स वेबर। बेटा जी ये किसने दिया था? तो मैक्स वेबर ने दिया था। एनालाइजिंग द प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। बेटा जी इनके प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ध्यान रखेंगे क्या इसका प्रिंसिपल्स है, क्या इसका एडवांटेजेस है, क्या इसका रूल्स है, क्या इसका रेगुलेशंस है, क्या एनालिसिस है, क्या लिमिटेशंस है, इन सभी के बारे में इन्होंने बता रखा है। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर इसके बारे में बताया गया है, बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करेंगे यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेवर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की अगर बात करें बेटा तो यहां पर क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हियरार्ची ऑफ अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करा गया है। इसके बाद इम्पर्सनैलिटी क्या होता है और उसके बाद रेटेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेबर ध्यान रखेंगे किसका प्रिंसिपल्स है? मैक्स वेवर्स का है, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में। तो हियरार्ची ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? क्लियरली डिफाइंड होता है लेवल्स ऑफ पावर, किसका क्या पावर होगा, क्या किसका रोल्स होगा, डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी किसके पास होगा, कौन यहां पर सुपीरियर होते हैं, कौन यहां पर सुबऑर्डिनेट्स होते हैं, किसके पास अथॉरिटी होता है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये सारी चीजों को बेटा क्लियरली लेवल्स यहां पर डिफाइन होता है। हम इसको बोलते हैं हियरार्की ऑफ अथॉरिटी। आया बात समझ में? सेकंड इम्पर्सनैलिटी की अगर हम बात करते हैं बेटा तो डिसीजन आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रूल्स। बेटा यहां पर डिसीजन जो होता है बेस्ड होता है किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिव्स रूल्स के ऊपर एंड प्रोसीजर्स के ऊपर। और मिनिमाइजिंग पर्सनल वाइज, यहां पर जो पर्सनल जजमेंट की अगर बात करें बहुत ज्यादा मिनिमाइज होती है, बहुत ज्यादा कम देखने को आपको मिलती है। कहां पर? तो इम्पर्सनैलिटी में। और रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यहां पर बेटा जी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, यहां पर चीजें ऑफिशियल फॉर्म में होती है, फॉर्मल तरीका से होती है, कुछ प्रोसेस होती है, यहां पर पॉलिसीज किया जाता है। और कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कहां पे बेटा? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके प्रिंसिपल्स की अगर बात करें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, जहां पर सभी का ट्रस्ट होता है बेटा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैक्स वेबर, एडवांटेजेस ऑफ मैक्स वेवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी एंड सिस्टमेटिक ऑपरेशंस की हम बात करते हैं, क्या मतलब होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी क्या होता है बच्ची। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो इसका क्या एडवांटेजेस है, क्या इसका मेरिट पॉइंट्स है बेटा इन थ्योरी का, इन ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी का क्या एडवांटेजेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एफिशिएंसी एंड सिस्टमेटिक ऑपरेशंस होती है, यानी यहां पर क्लियर रूल्स होता है एंड प्रोसेस होती है। लीड्स प्रिडिक्टेबल, यहां पर क्लियर रूल्स एंड प्रोसेस बताया जाता है, यहां पर किया जाता है, जिससे क्या होता है प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्ट्रीमलाइन्ड एंड वर्क फ्लो, होने वाले वर्क फ्लो के बारे में आप पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हो। कहां पर? यहां पर एफिशिएंसी और सिस्टमेटिक ऑपरेशंस होती हैं।
एफिशिएंट मोड में होता है। कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस की बात करें, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर ऑल एम्प्लॉइज, यहां पर काम करने वाले इच एंड एवरी एम्प्लॉइज को यहां पर सेम दर्जा दिया जाता है, किसी को ऊपर नीचे नहीं किया जाता है, सबके साथ इक्वल जस्टिस के साथ काम किया जाता है बेटा, रिगार्डलेस ऑफ द पर्सनल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। इज इट क्लियर? स्टेबिलिटी की अगर बात करें बेटा तो प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल, यहां इसकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें, प्रिडिक्टेबल होता है जिसका अंदाजे लगा सकते हैं, जिसका एंटिसिपेट आप कर सकते हो, यहां पर प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, मोस्ट रिलायबल होता है, जिसपे भरोसे किए जा सकते हैं, जिसपे ट्रस्ट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड मिनिमाइज डिसरप्शंस एंड अनसर्टेनिटी, बेटा जी होने वाले अनसर्टेनिटी, होने वाले फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू प्रिडिक्टेबल आइडियाज के थ्रू बेटा। तो ये सारे के सारे एडवांटेज है मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी का। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या आलोचनाएं हैं बेटा इस थ्योरी का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैक्स वेबर्स का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है बेटा, इसके क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इसकी आलोचनाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए किन रूल्स को इन्होंने छोड़ा था बेटा जी, यहां पर इनकी प्रिंसिपल जो इनफ्लेक्सिबिलिटी नेचर के होते हैं, सेकंड में ओवर डिपेंडेंस ऑन रूल्स, बेटा जी रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंस हो जाते हैं। सेकंड थॉट की बात करें स्लो डिसीजन मेकिंग, यहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा ही स्लो होती है, जिसके वजह से काम में डिले हो सकती है। आइए क्रिटिसिज्म क्या है मैक्स वेवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ रूल्स कैन हिंडर एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशंस। तो यहां पर इनकी अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें बेटा, इनफ्लेक्सिबल नेचर के, स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स, बहुत ज्यादा यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, जहां पर क्या होता है आप बहुत ज्यादा इनोवेशंस और चेंजेस नहीं कर सकते हो। यहां पर ओवर डिपेंडेंस ऑन रूल के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंस हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो। एम्फेसिस ऑन रूल्स कैन स्टिफल क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल जजमेंट, तो यहां पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस रूल के ऊपर होने की वजह से क्रिएटिविटी इंडिविजुअल का कम हो जाता है बेटा। यहां पर स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें, हियरार्चिकल लेयर्स कैन स्लो डाउन, तो बेटा जब डिसीजन मेकिंग आपका स्लो होगा तो आपका काम ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा, चीजें आपका डिले हो जाएगा, फ्लो आपका काम का कम हो जाएगा। तो यहां पर स्लो डिसीजन मेकिंग, तो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। सबसे पहला क्या, इनफ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है यहां पर। सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें बेटा, ओवर डिपेंडेंस ऑन रूल्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंस होती है। और थर्ड में क्या होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग, स्लो डिसीजन मेकिंग होने की वजह से काम हमें यहां डिले होती है, डिले होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ, क्या सुटेबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है बेटा, वेवर्स अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, क्या यहां पर हमें सुटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो आइए यहां पर इसकी अगर हम बात करें, रूल्स की बात करें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए सुटेबल होता है, वेवर्स का अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होंगी, किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होगा। तो यहां पर मेनली जो इनका फोकस जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए माना गया है बेटा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फायदेमंद नहीं होती है। तो यहां पर सुटेबिलिटी ऑफ वेवर्स अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद ज्यादा होती है रेदर देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। तो सुटेबिलिटी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एफिशिएंसी आर की फॉर मैनेजिंग लार्ज ऑपरेशंस। तो यहां इनका ऑब्जेक्टिव, इनकी सुटेबिलिटी लार्ज के ऊपर बेस्ड है। स्मॉल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन आर क्रूशियल फॉर एगिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। तो यहां पर अगर सिंपल वर्ड में हम कहें तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद उतना नहीं होता है, इतना सुटेबल नहीं होता है। यहां पे इनका जो अगर हम बात करें, इनकी अगर अप्रोच की बात करें तो किसके ऊपर बेस्ड है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है बेटा? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें। एनालिसिस हम कर रहे हैं यहां पर स्कूल ऑफ थॉट, क्या मतलब होता है। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। आइए एनालिसिस ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, भाई हम एनालिसिस कर रहे हैं किसका, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की, हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, थर्ड में क्या है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर टेलोरिज्म, एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। मैंने ऑलरेडी बता रखा हूं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था बेटा, यहां पर
आपको बताया था भी जस्ट, एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर की हम बात करेंगे बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें गिवन बाय फ्यूल, जो मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में बताता है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करें वेवर, जिसको हियरची एंड रूल्स के बारे में हम बात करते थे, इनके बारे में एनालिसिस। तीनों चीज मैंने बता चुका हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी आपको बता दिया, जो गिवन बाय वेवर, वेवर जो है हियरार्ची एंड रूल्स के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्या इंपैक्ट ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑन अ मॉडर्न मैनेजमेंट। बेटा जी यहां पर अगर बात करा क्या इंपैक्ट आया क्लासिकल अप्रोच स्कूल ऑन अ मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट की वजह से यहां पर अगर हम बात करें क्लासिकल स्कूल पे क्या इंपैक्ट आया, तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड में हियरार्चिकल मैनेजमेंट, थर्ड में स्टैंडर्डाइजेशंस। आइए बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है। ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्पेशलाइज्ड एंड रोल एंड एफिशिएंसी। कहने का मतलब ये है कि जब एक बहुत बड़ा काम को, बहुत बड़ा टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में अगर डिवाइड करोगे, तो यहां पर कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब काम को छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज भी होती हैं, लेकिन सारा काम अगर एक एम्प्लॉयज को सौंपा जाएगा तो काम की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर स्पेशलाइजेशन जनरेट करने के लिए टास्क को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है स्पेशलाइजेशन जनरेट होती है। समझ गए? उसके बाद हम अगर बात करें यहां पे, आइए उसके बाद अगर बात करें बेटा, यहां पर हियरार्चिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है चेन ऑफ कमांड होता है, चेन ऑफ कमांड फॉर क्लियर अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। बेटा जी यहां पर क्लियर मेंशन होता है क्या किसका अथॉरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये चीजें गिवन होती है बेटा। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, कंसिस्टेंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो बेटा जी यहां पर कंसिस्टेंट प्रोसेस होने की वजह से यहां पर इसका प्रोसीजर जो होता है ईजी होता है, प्रिडिक्टेबल एंड कंट्रोल करने योग्य होती है बेटा। तो दीज आर द इंपैक्ट ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑन अ मॉडर्न ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है बेटा? चलिए आगे हम बात करते हैं रिलेवेंस। क्या रिलेवेंस है ऑफ क्लासिकल मॉडर्न मैनेजमेंट टुडे, आज के टाइम पे क्या इसका रिलेवेंस है उसके बारे में। तो बेटा जी यहाँ पर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसकी रिलेवेंस सबसे पहले एक बात अगर हम करें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जहां पर स्टैंडर्डाइजेशन, एफिशिएंसी एंड कंट्रोल आर इसेंशियल, यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक की अगर प्रिंसिपल्स की बात करें, स्टिल अप्लीकेबल इन अ मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है अभी भी स्टिल अप्लीकेबल है मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंट्रोल कॉन्सेप्ट की बात करें, यूज इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, जिससे क्या हो जाए ऑप्टिमाइज हम कर सके अपने प्रोसेस को। क्लियर है बेटा? तो आज के टाइम पर भी इसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लार्ज लेवल पे काम कर रही है, तो ये ज्यादा फायदेमंद है। आइए उसके बाद क्रिटिक्यूज एंड मॉडर्न एडॉप्टेशंस की बात करें बेटा, तो एम्फेसिस ऑन मोटिवेशंस, उसके बाद क्रिएटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी की हम बात करेंगे, उसके बाद एगिल एंड लीन अप्रोचेस। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन की बात करें, फोकसिंग ऑन एम्प्लॉइज नीड्स। बेटा जी यहाँ पर एम्प्लॉइज की नीड को फोकस किया जाता है, सेटिस्फैक्शन फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। जब यहाँ पर एम्प्लॉइज की नीड को समझते हैं हम, जब उनकी परफॉर्मेंस को, जब उनकी सेटिस्फैक्शन को हम ध्यान रखते हैं, तो परफॉर्मेंस हमारा बेटर होता है। क्रिएटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी की बात करें, वैल्यूज, इनोवेट सॉल्यूशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज इन द एनवायरमेंट। कहने का मतलब है समय के साथ साथ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना चाहिए, क्योंकि नोकिया मोबाइल आज मार्केट से इसलिए रिमूव हो गया बेटा, क्योंकि समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो यहाँ पर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिखनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एगिल एंड लीन अप्रोचेस की बात करें, रेस्पॉन्डिंग क्विकली टू मार्केट डिमांड एंड कस्टमर। बेटा जी यहाँ पर मार्केट में अगर कस्टमर का कुछ, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिमांड है, तो उनकी डिमांड को ये क्या करो, क्विकली रिस्पॉन्ड करो, उनकी नीड को समझो। अगर इन चीजों को समझोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इन पॉइंट को ध्यान दिया जाता है क्रिटिक्यूज एंड मॉडर्न एडॉप्शंस के अंदर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्लासिकल स्कूल लेगेसी की हम बात करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करेंगे, उसके बाद हम की टेकअवेज की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज एंड मैनेजमेंट, यानी इसकी सिग्निफिकेंट की बात करें तो इसका अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, कंट्रीब्यूशन कहां पर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद बात करें मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें, बैलेंसिंग
क्लासिकल प्रिंसिपल्स, ये क्लासिकल प्रिंसिपल्स को बैलेंस करता है विद द मॉडर्न अप्रोच ऑफ सक्सेस। यहां पर की टेकअवेज की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी ऑफ क्रूशियल, यानी यहां पर बैलेंस क्रिएट करना होता है ट्रेडिशन के बीच में और मॉडर्न के बीच में। तो ये सारे के सारे बेटा कंक्लूजन था। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, आइए आज की क्लास को अगर हम रिकैप करें, हम लोगों ने क्या समझा? तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा क्लासिकल स्कूल ओवरव्यू के बारे में, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी क्लासिकल स्कूल का ओवरव्यू वो चीज है जो फाउंडेशन है मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस का। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर बात करें, टेलर्स एफिशिएंसीज फोकस ऑन प्रिंसिपल्स। उसके बाद हमने मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच की बात करा, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और सिस्टमेटिक वर्क के थ्रू। डिमेरिट्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच की बात करें, रिजिडिटी एंड निग्लेक्ट ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स की हमने बात करा। उसके बाद हमने बात करा फ्यूल्स प्रिंसिपल्स की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी विद द यूनिवर्सल अप्लीकेबल, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, हर जगह पर अप्लाई होती है। उसके बाद मेरिट्स ऑफ फ्यूल्स थ्योरी की अगर हमने बात करा, तो यहां पर क्लियर बेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी के बारे में हमने डिस्कस करा। फिर डिमेरिट्स की बात करें, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक सिनेरियोस के हमने डिस्कस करा। फिर टेलर्स और यहां पर फ्यूल्स के बारे में हमने कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच टू द मैनेजमेंट फोकस के बारे में डिस्कस करा। वेवर्स ब्यूरोक्रेसी क्या है उसके बारे में चर्चा करा। स्ट्रक्चर्ड एंड रूल बेस्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स के बारे में देखा। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, स्लो डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद क्लासिकल स्कूल ऑफ एनालिसिस के अंदर बैलेंस करते ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न रूल्स, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? इस तरह से हमने पार्ट सेकंड भी आपको खत्म कराया। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज कीजिए, दोनों ही चैप्टर, दोनों ही पार्ट मैंने खत्म करा दिया बेटा। जिन बच्चों को डेप्थ में देखना है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लास 12 का बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 हमने कराया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।